गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने यूजीवीएनएल पेपर के 141 क्वेश्चन ही किए थे। आज मैं 142 क्वेश्चन से आपको आगे बताऊंगा। आज मैं इसका पूरा पेपर आपको सॉल्व कराने के मूड में हूँ, तो देखते हैं कब कहाँ तक होता है पेपर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो ये है, द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस कैन नॉट बी यूज इन ऑब्टेनिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ। अब देखिए, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए समांतर अक्ष प्रमेय का प्रयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है। अब देखिए, समांतर अक्ष प्रमेय का क्या होता है, आई एक्स एक्स आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एस प्लस आई वाई वाई होता है। थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तो इस टाइप की जो प्रमेय है वो किस में लगती है और किस में नहीं लगती है। अब देखिए, ट्रायंगुलर में लैम्डा में लगती है, ये रेक्टेंगुलर लैम्डा में भी लगती है, स्क्वायर में भी लगती है, और ये इसमें नहीं लगती है, सर्कल में नहीं लगती है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 143 क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मॉडुलर सेक्शन। अब देखिए, यूनिट ऑफ मॉडुलर सेक्शन अब क्या होती है, केजी पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर की पावर 4 एंड मीटर स्क्वायर। अब देखिए, z बराबर होता है आई एक्स आई वाई वाई या एक्स आई अपॉन वाई बार होता है। तो देखिए किस टाइप से होगा ये, आपको बताता हूँ। अब देखिए, आई की यूनिट क्या होती है, एम की पावर 4 या मीटर की पावर 4, और वाई की एम होती है एम। तो एम से एक एम तो एम की पावर 3 बच जाएगी। तो दूसरा आंसर सही है, एम की पावर 3 एम क्यूब। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम इज लेस देन 80 देन कॉलम इज। अब देखिए, जो है इसके दो दो ऑप्शन बनने हैं। देखिए, यदि लेस देन 80 हो तो कौन सा है, सिलेंडर रेशियो ऑफ कॉलम इज लेस देन 80। आपको पता है कि 120 से जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लॉन्ग कॉलम होता है, और जब 80 से कम होता है तो शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। तो इसका दूसरा आंसर मेरे हिसाब से राइट है, पर यहाँ मुझे लग रहा है आंसर की में इसका दूसरा और तीसरा आंसर सही है। आप लोग देखना कि कहाँ पर क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट कर देना। वैसे राइट आंसर ही 2 शॉर्ट कॉलम। रैनकाइन रैनकाइन गॉर्डन फार्मूला यूज टू फाइंड आउट बल्किंग लोड ऑफ कॉलम। अब देखिए, ये सीधा याद होना चाहिए भाई। रैनकाइन गॉर्डन सूत्र का प्रयोग किस कॉलम का बहकाव भार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आपने पढ़ा होगा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन आर स्क्वायर, कुछ इस टाइप से होता है फॉर्मूला, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो ये बकलिंग लोड का फॉर्मूला होता है। तो वो किससे वाले कैसे कॉलम के लिए किया जाता है, तो ये मीडियम कॉलम के लिए किया जाता है। लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम, इसको सीधे याद रखना है कि रैनकाइन गॉर्डन फार्मूला यूज टू फाइंड आउट बल्किंग लोड ऑफ मीडियम कॉलम, मध्यम कॉलम के लिए यूज किया जाता है। वैसे इसका फॉर्मूला बकलिंग लोड का फॉर्मूला है पाई स्क्वायर ए आई अपॉन वाई, ऐसा कुछ होता है। आप देख लेना किस टाइप से। एक कॉलम हैज बोथ एंड फिक्स इफ इट्स इक्विवेलेंट लेंथ इज एल एंड एक्चुअल लेंथ इज एल, देन इक्विवेलेंट लेंथ विल बी। अब देखिए, किसी कॉलम के दोनों सिरे बंद हैं, दोनों सिरे बंद हैं, यदि उसकी समतुल्य लंबाई एल एवं वास्तविक लंबाई एल स्मॉल एल है तो उसकी समतुल्य लंबाई कितनी होगी। अब देखिए, ये वाला केस आता है, इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन होगा। अब देखिए, दोनों उसके बंद, एक कॉलम है कोई, तो दोनों सिरे इसके फिक्स कर दिया मैंने। अब इसमें क्या होता है, अब इसकी क्या रहे, एक्चुअल लेंथ इक्विवेलेंट, हाँ एक्चुअल लेंथ इसकी एल है, तो इक्विवेलेंट लेंथ एल है, तो इसकी इक्विवेलेंट लेंथ कितनी होगी। अब देखिए, तो इस टाइप से इसमें ऐसे जाता है, बना नहीं पा रहा हूँ, इस टाइप से जाता है, तो एल इसमें होता है L/2, तो इसमें राइट आंसर 1 हो जाएगा L/2। और यदि
एक एंड फिक्स है, दूसरा फ्री है, तो इस टाइम से ऐसे जाता है तो एल हो जाएगा, 2L हो जाता है। इसमें दो केस और हैं, तो आप मुझे फॉलो कीजिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा दोनों और केस भी क्या बनते हैं इसमें। और एक केस इसमें ये बनता है कि एक कॉलम है, दोनों दोनों एंड हिंज हैं इस टाइप से। और एक केस और बनता है, इसमें होता है L/1/2 होता है, शायद इतना होता है इसका L इक्विवेलेंट लेंथ। तो आप देख लीजिए किस टाइप से होगा। शेयर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज, अब देखिए प्रिंसिपल प्लेन पे शेयर स्ट्रेस 0 होती है, आपको पता ही है। और ये मेन स्ट्रेस ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री का एंगल भी बनाता है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल ऑन इट्स इंटायर देन द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट मिड पॉइंट। अब देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इस टाइप से, द यूडीएल लोड लगा है इस पर। अब कह रहा है ये वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन, स्लोप नहीं कह रहा, डिफ्लेक्शन कह रहा है। तो आंसर इसका 3 सही है। अब बता दूं, जैसे एक दूसरा केस होता है, इसमें ये याद रखने वाली बात है, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करना है स्लोप डिफ्लेक्शन का, आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे आपको ये सारे कम से कम ये हैं, ज़्यादा नहीं, 6 फॉर्मूले हैं, और ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बस। इसका तो 3 आंसर है, 5/384 AI, तो इसका सही आंसर ये बता दें यूडीएल वाले केस में सिंपली सपोर्ट। एक केस और होता है इसमें, यदि सिंपली सपोर्टेड है तो पॉइंट टू लगा है, तो इसमें स्लोप की वैल्यू कहता है तो 1/60 EI/L² मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग समझ गए हो आई होप। अब है 150 क्वेश्चन। अब देखो ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया इसने। तो ए रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्स A एंड B एक्टिंग एट एन एंगल इज इक्वल टू, रिजल्टेंट कितना होता है ये आपको पता ही है, 100 आर की वैल्यू पूछ रहा है। रिजल्टिंग फोर्स, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, इसका रिजल्टिंग फोर्स कितना होगा इस टाइप से लेते हैं ना हम। तो ये हो जाता है, ये सेकंड आंसर, सेकंड ही सी है, √A² + B² + 2AB cos थीटा। कभी हम सोचते हैं माइनस होगा, पर माइनस नहीं, इसमें प्लस ही होता है। लेमीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, अब देखिए कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स, एनी टाइप ऑफ फोर्स तो होता नहीं है, आपको पता है। अब देखिए कोप्लानर होते हैं वे फोर्स जो एक ही प्लेन, जैसे कोई प्लेन है एक ही प्लेन पे मिलते हैं, तो कोप्लानर फोर्स होगी, जैसे एक ही प्लेन पे होते हैं। यदि कॉनकरेंट फोर्स जो एक पॉइंट पे मिलते हैं, ये क्या पता, शायद मुझे लग रहा है ये जल निगम जेई में भी आ सकता है इस बार क्वेश्चन। तो ये कॉनकरेंट फोर्स हो गया। तो इसका है 3 आंसर, एक तलीय एवं समांगी बलों में प्रयोग किया जाता है लेमिस थ्योरम। ये 3 है, कोप्लानर एंड कॉनकरेंट फोर्स के लिए काम किया जाता है, लिया जाता है, एप्लीकेबल इसके लिए है। द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू गेज मे बी इंक्रीज बाय, अब देखिए स्क्रू गेज का फॉर्मूला, जैसे स्क्रू गेज होता है यहाँ पे, अब देखिए एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी, ये है एफिशिएंसी ऑफ, तो ये है पिच में वृद्धि करते, पिच में कमी करके, उठाने वाले भार में वृद्धि करके, उठाने वाले भाग में कमी करके। अब देखिए ये दो तो होंगे नहीं, इंक्रीज द लोड टू द लिफ्टेड और डिक्रीज द लोड टू द लिफ्टेड, इसमें तो होगा नहीं। अब डिक्रीज और इंक्रीज वो होता पिच। अब देखिए जैसे जैसे स्क्रू गेज है, जो आपने देखा होगा, स्क्रू जैक की बात करें, स्क्रू जैक जो हम गाड़ियों उठाने के काम में लेते हैं। अब उसकी पिच लेंथ जो हम हाथ पे ये पकड़ते हैं, ये पिच लेंथ ही कहलाती है। अब इसको घुमाते हैं ना हम ऐसे, तो ये बढ़ता जाता है, तो हमें आसान भी होता है घुमाना। जैसे हम नज़दीक से पढ़ेंगे तो उतना मुश्किल होगा हमें, तो इसके लिए इंक्रीज इट्स पिच लेंथ पे हो जाएगा सही आंसर। द स्पेस डायग्राम ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर मस्ट हैव ऑल द, अब देखिए स्पेस डायग्राम, फ्रेम संरचना की स्पेस डायग्राम के लिए आवश्यक है, भाई भार भी तो होना चाहिए, जैसे कोई फ्रेम है, जस्ट लाइक ये फ्रेम है एक, तो इसके लिए लोड भी हमें आवश्यक होना चाहिए, और प्रतिक्रियाएं भी जो इनकी नीचे से जो रिएक्शन लग रही है वो भी इंपॉर्टेंट, तभी तो हम फ्रेम डायग्राम बना पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 बोथ A एंड B। द रेनफोर्समेंट ऑफ RCC टेक्स, अब देखिए
अब आरसीसी जो हम करते हैं, जैसे हम आरसीसी बनाई, कंक्रीट भी होता है, आरसीसी भी होता है, स्टील जो बाहर प्रोवाइड की थी, वो क्या क्या वहन करते हैं? संपीड़न। संपीड़न में हमें पता है कंक्रीट तो बहुत अच्छा है ही, पर टेंसाइल में नहीं है। तो टेंसाइल बार हम इसलिए जैसे हम स्टील बार इसलिए यूज करते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस ले सके वो। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू। कंक्रीट का तापीय मापांक गुणांक लगभग बराबर होता है, स्टील के बराबर होता है, उठ के नहीं। तभी हम कंक्रीट में क्या करते हैं, स्टील प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो बराबर होता है, इसलिए। द मिनिमम कोफिशिएंट द मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M43 एम नहीं सॉरी द मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 43 ग्रेड OPC। 43 लिखा है, 43 तो 43 न्यूटन किलो न्यूटन तो होगा नहीं, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा नहीं, तो मीटर होगा स्क्वायर फिर। तो ये है कि न्यूटन पर mm स्क्वायर, सही 3 ये होगा, इसका नाम से पता लग जाता है। और इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट विल बी, यदि हम हैंड मिक्सर, ये तो मशीन मिक्सर में होता है ना कंक्रीट में, और एक हैंड से हाथ से करते हैं, तो उसमें हम 10% ज़्यादा लेते हैं। ये कोई ऐसे नहीं, कॉन्सेप्टुअल नहीं है, ये याद रखने वाली बात है कुछ आपके लिए, इसलिए। तो यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कॉल्ड। अब देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS कैसे लेते हैं, yield stress divided by the factor of safety। अब देख फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे लेते हैं, yield stress yield stress अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस लेते हैं ना। तो कह रहा है वो परमिसिबल क्या कहेंगे, तो फैक्टर ऑफ, वो कह रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को yield स्ट्रेस से डिवाइड करके क्या बनेगा, परमिसिबल स्ट्रेस यहाँ चली जाएगी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ चले, तो परमिसिबल स्ट्रेस इज राइट आंसर। the depth of the actual न्यूट्रल एक्सेस इज मोर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस द सेक्शन इज। अब देखिए कोई बीम का सेक्शन बना दिया मैंने, वो कह रहा है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस मोर है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस का ज़्यादा बड़ी है और न्यूट्रल एक्सेस से, तो कौन सा सेक्शन होता है, ये मोर होता है। ये ओवर एंड में सेक्शन होता है, यदि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस ऊपर है तो ये अति पर ये हो जाएगा आपका अल्प परवलित अंडर एनफोर्समेंट हो जाएगा। यदि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस पे ही है तो वो हो जाएगा आपका बैलेंस सेक्शन कहते हैं। वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इन वर्किंग स्ट्रेस। आप कंक्रीट की वर्किंग स्ट्रेस में कितनी वैल्यू होती है, 1.5 होती है, और स्टील की कितनी होती है, 1.15 होती है। तो यहाँ पे 1.5 सही आंसर। फॉर 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 FE415 स्टील परमिसिबल स्ट्रेस वर्किंग मेथड इज, ये देखो ये होती है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपने जब न्यूमेरिकल किया होगा तो आपको पता होगा। यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। अब ये यदि ना आए तो आप कमेंट कर देना, इसको मैं आपको फॉर्मूला सहित बता दूंगा इसका क्या होता है। इन एनी अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, अब देखिए अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में मैंने बताया था कि यहाँ पर न्यूट्रल एक्सेस यहाँ होगी और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस ऊपर होती है। कंक्रीट फुल्ली स्ट्रेच, कंक्रीट पूर्ण प्रबलित होती है, स्टील इज फुल्ली स्ट्रेच, इस्पात पूर्ण प्रबलित होती है। बोथ कंक्रीट एंड स्टील इंक्रीज स्ट्रेच, कंक्रीट व इस्पात पूर्ण प्रबलित होती है, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यदि अल्प प्रबलित अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन है तो उसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस ऊपर होगी, पहली बात ये है, और उसमें स्टील कम होगा। तो क्या होगा, स्टील कम है तो वो पहले जैसे फोर्स वगैरह कुछ भी लगेगा, लोड वगैरह, तो पहले स्ट्रेस हो जाएगी ना स्टील। तो सेकंड इज राइट आंसर। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन ओवर रेनफोर्स सेक्शन इज, अब देखिए अति प्रबलित खंड का प्रतिरोधी आघूर्ण होता है इक्वल टू बैलेंस सेक्शन। मेरे हिसाब से ये है इक्वल टू बैलेंस सेक्शन के बराबर होता है। आपको फॉर्मूला पता है V² अपॉन 2G V² अपॉन M
बीस कार्बन टूब बी ऐसी टाइप से है, और डी माइनस डी XY3 इस टाइप से है। तो ये कहना चाह रहा है कि क्या होता है, वैसे ए है संतुलित कण के बराबर ही होता है यहाँ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पर आंसर की में मोर देन बैलेंस सेक्शन है, और देख लीजिए आप लोग क्या होता है, पर यह है कि 1 इज राइट आंसर, बैलेंस सेक्शन का बराबर ही होता है। In RC beam, shear reinforcement is provided in the form of, अब देखिए, वर्टिकल स्टेप्स, बेंड अप बार, इंक्लाइंड स्टेप एंड ऑल ऑफ द अब। आरसीसी में इस्पात किस रूप में डाला जाता है? वर्टिकल स्टेप से मुड़ी हुई छतों और नत क्षणों। अब देखो ये तो सही आंसर है। अब देखो बीम में क्या डालते हैं हम, इस तरह पे डालते हैं, बैंड अप बार के रूप में भी डालते हैं इस टाइप से, और स्ट्रेप्स के रूप में भी डालते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव सही आंसर। द स्पेसिंग ऑफ स्ट्रैप्स नियर द सपोर्ट इज, अब देखो स्ट्रैप्स ये है, सपोर्ट है, इस तरफ सपोर्ट में बना ही रहा हूँ। तो स्पेसिंग किस टाइप से करते हैं सपोर्ट की तरफ हम, आलमों के पास छड़ों का अंतराल होता है। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे, यहाँ पे ऐसे रखते हैं ना, कम कम रखते हैं, बीच में ज़्यादा रख देते हैं अंतराल इस टाइप से, तो ये है मिनिमम। बॉन्ड कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट, यूजिंग डिफॉर्म बार्ड, प्रॉपर क्यूरिंग, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑल ऑफ द अबव है, वैसे ही ऑल ऑफ द अबव भी राइट हो सकता है, पर जो मेन कारण है इसका विरूपित क्षणों का प्रयोग करके है। यूजिंग डिफॉर्म बार, डिफॉर्म बार आपको पता है इस टाइप से होती है स्टील में, कुछ उस पर ऐसे बना दी जाती है डिजाइन। द डिफॉर्म बार बॉन्ड स्ट्रेच इज, अब देखो प्लेन बार तो स्टील होगी, डिफॉर्म बार में क्या होता है इस टाइप के डिजाइन जैसे बना देते हैं। अब देखिए इसको देख के पता लग रहा है कि मोर होगा, डिफॉर्म बार की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी सिंपल बार से। एफिशिएंसी ऑफ वेल्डेड जॉइंट इज डॉटर देन दैट ऑफ द रिवेट जॉइंट। अब देखिए एफिशिएंसी वेल्डेड जॉइंट की रिवेट जॉइंट से कैसी, अब आपको पता है रिवेट बनाने में, आपको पता है रिवेट बनाने में क्या होता है, रिवेट और वेल्डेड में दो पट्टी की, यहाँ वेल्ड किया, धातु का ही बनता है, जिस धातु का है उसका वेल्डिंग की जाती है लगभग, तो इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है वेल्डेड जॉइंट की रिवेट जॉइंट से, और बनाने में आसान भी है। ये है पॉइंट एरिया फ्रॉम विच द सीज्मिक वेव डेवलप्ड इन, सॉरी ये रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या अब तक। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ इसका आंसर फोकस होगा, जैसे ये एक अर्थ है, यहाँ पे से भूकंप तरंगें उत्पन्न हुई तो इस टाइप से फैलेगी, इस तरफ यहाँ फैलेगी सबसे पहले, तो ये हुआ आपका एपिसेंटर जो भूमि पर दिखा जाता है ऊपर, पर ये है फोकस, फोकस ये है। तो फोकस की कह रहे कहाँ से उत्पन्न होती है, तो फोकस से उत्पन्न होती है। डूरिंग अर्थ क्विक विच वेव्स रीच फर्स्टली ऑन सीज्मोग्राफ। अब देखिए पी वेव, प्राइमरी वेव नाम से पता लग रहा है, पी वेव सबसे पहले पहुंचती है। अकॉर्डिंग टू IS 1893 2002 इंडिया इज डिवाइडेड इन सीज्मिक वेव। अब देखिए ये फोर है इसका आंसर, ये आपको पढ़ने से पहले 5 थे। सोर्स ऑफ थर्मल पॉल्यूशन, अब देखो थर्मल पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, कूलिंग टावर्स, मिनरल्स तो नहीं है, कॉस्मिक रेज नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कूलिंग थर्मल रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन का कूलिंग टावर है, अच्छा नहीं कूलिंग टावर ऊपर है, मैं नीचे कर दिया, कूलिंग टावर प्रतिशीतक कक्ष होते हैं थर्मल पॉल्यूशन का, जैसे कूलिंग टावर में जहाँ कूल किया जाता है वहाँ से तापीय ऊर्जा वगैरह निकलते हैं, तो ये थर्मल पॉल्यूशन का होता है। सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन इज, अब देखिए फ्यूल तो नहीं है, मेडिकल यूज अभी रखो, कूलर नहीं है, अब तो रेडियो औषधीय उपयोग मेडिकल यूज है रेडियोएक्टिव का, इसमें बहुत सारे हम रेडियोएक्टिव पदार्थों का यूज करते हैं, तो सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन कह रहा है, नहीं कहाँ से होगा। यूनिट ऑफ, जैसे इसमें एक्सरे वगैरह भी यूज़ करते हैं हम इसमें, तो वहाँ से पॉल्यूशन हो सकता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डोर, कैसे लेते हैं यूनिट हम, मीटर स्क्वायर में लेते हैं डोर को, ये पता होने देता। इन एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग परसेंटेज
कंसिस्टेंसी यूजली टेकन ऑफ ए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। भवन के आंगन में आकस्मिक व्यय सामान्य तो कितने परसेंट लिया जाता है? 5 से 6% लिया जाता है। ओवरऑल कॉस्ट का हम 5 से 6% हम अलग से रखते हैं, तो उसको हम कॉन्सिस्टेंसीज यूजेज के लिए रख देते हैं कि एक्स्ट्रा खर्चा हो तो 5 से 6% हम बढ़ा के रखते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माल्टी स्टील, अब लेस देन, सबसे कम होता है माल्टी स्टील में, तभी तो अच्छा होता है ये। इसमें डक्टिलिटी का गुण अच्छा होता है, हार्डनेस भी होती है और ब्राइटनेस कम हो जाती है, तो ये हो जाता है 0.25% से कम रखते हैं, ये इतना ही रखते हैं। लेंथ ऑफ हुक ऑफ स्ट्रेच बार इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट रूफ इज टेकन एज, आरसीसी छत में सीधी छड़ में बनी हुक की लंबाई होती है। अब देखिए इसमें 9D होती है वैसे, इस टाइप से सीधी छड़ में बने हुक की लंबाई यहाँ से हम ले, तो आपको पता है एक जॉइंट हो तो 4D लेते हैं इस टाइप से, दूसरा पर तो 4D लेते हैं, कुछ एक आधा और लेते हैं, इस टाइप से लेते हैं। आपको ये पूरा चार्ट में बाद में बता दूंगा। द welding provide jointing, welding provide वेरी वीक या रिजिड, तो इस रिजिड की वेल्डिंग कर रहे हैं ना हम कहीं पे, तो रिजिड जॉइंट तो बनेगा, फ्लेक्सिबल तो बनेगा भी नहीं। ये है अधिक डिटेल। स्टोन वेयर पाइप यूज फॉर, अब देखो स्टोन वाले कहाँ के, पानी की सप्लाई के लिए स्टोन पाइप तो हम करते नहीं है, बरसाती पानी के लिए नहीं करते हैं, बड़ा घरेलू सीवेज के लिए करते हैं, तो 3 इज राइट आंसर। ड्यूरिंग रेनफॉल वाटर वाटर फ्लो ऑफ रिवर पिट्स टेक्स ETC इज नोन एज, अब देखिए बरसात के समय नदी, गड्ढे, झील आदि में बहकर आने पानी को कहते हैं रन ऑफ कहते हैं भाई, सही बात है। कैचमेंट एरिया थोड़ा ना कहेंगे, इवेपोरेशन भी नहीं कहते हैं। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप के। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको चार चार क्वेश्चन याद होने चाहिए, तभी आपको यहाँ बना पाओगे। है भी ये 1 नंबर का, यदि नहीं आ रहा तो छोड़ना, इस ऐसा क्वेश्चन को सही है। तो कॉम्प्रेसिव फ्लो किसने दिया था? ये है 1 नंबर। फ्री बाउंड्री लेयर देखो पहले आप, स्किन फ्रिक्शन होते हैं। पाइप फ्लो क्या, तो रेनॉल्ड नंबर आता है। और फ्री सरफेस फ्लो क्यों का है फैराडे नंबर। देखिए जब जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ ये नंबरों का यूज होता है। आप देख लीजिए इसका 4 है राइट आंसर। थैंक यू सो मच, आपने पूरी ये सीरीज़ देख ली होगी। तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप ये बताना कमेंट करके कि मैं इसके बाद कौन सा सॉल्यूशन आपको कराऊं। अब देखिए इसमें मैंने न्यूमेरिकल देखे, मुश्किल से 4-5 न्यूमेरिकल हैं, वो भी बहुत आसान है। तो यदि आपको ना आए न्यूमेरिकल तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आपको वो न्यूमेरिकल पे करा दूंगा जो आज तक आए हैं। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो सही से देखी। थैंक यू।